हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत, वेलकम। देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो है ना मेंस एग्जाम के अंदर अलग अलग तरह के जो सवाल पूछे जाते हैं उनका कैटेगरी वाला डिस्कशन किया। ठीक है। अब वो है एक सीन कि भाई इस तरीके के सवाल हमारे बीच में आ सकते हैं। जो भी अलग अलग पॉइंट हम लोगों ने ऑब्जर्व किए वो यहाँ पर थे। आज की इस स्पेशल क्लास में मैं आपके सामने एक जुडिशरी के मेंस एग्जाम का पेपर लेके आ रहा हूं। अब ये जो जुडिशरी का जो मेंस एग्जाम है ना, इस एग्जाम के अंदर आपको ये ऑब्जर्व करना है कि अगर हम जब पेपर को अटेंड करते हैं तो हमारा दिमाग और किन किन चीजों के बारे में सोचना चाहिए। ठीक। देखो भाई, ओवरऑल जो है ना अब यहाँ पे कोई अपन सब्जेक्ट को कवर करने वाला सेगमेंट तो कर नहीं रहे। हमारा मेन मुद्दा है कि जितना हम लोगों ने पढ़ रखा है उसको अब मेंस के सांचे में कैसे एडजस्ट किया जाए, ये हमारा मेन कंसर्न है। तो अभी आपके बीच में एक पीडीएफ लाऊंगा। ये पीडीएफ और कुछ नहीं है, जैसे पुराने टाइम के अंदर एग्जाम का जो भी पेपर आ रखा था तो वो रियल टाइम पेपर है। उससे हमें मोटा मोटी जो एग्जाम ओरिएंटेशन आइडिया है जो लगेगा। कैसे, चलिए देखते हैं। नाउ, तो स्क्रीन पर फोकस बना के रखिए और ये रहा हमारा एक पुराना पेपर। देखो, ये एग्जैक्टली वही पेपर है जो एग्जाम के अंदर आया था। ठीक है। और इसके अंदर जो आपको स्पेस का क्राइटेरिया दे रखा है वो भी आपको समझने की क्या करनी कोशिश है जो करना है। अब ये इंस्ट्रक्शन वगैरह वो तो अपनी जगह पर है ना, कि आपको जो कुछ भी लिखना है फ्लैप पर उत्तर के माध्यम से चौंकाने में तो भाषा हिंदी अंग्रेजी में से एक विकल्प का चयन करे थे तो उत्तर उसी चयनित भाषा में लिखे। मतलब कई सारी बातें होती हैं। आपने एक बार जो मीडियम चूज कर लिया तो फिर आपको वही मीडियम क्या करना है, कंटिन्यू है जो करना है। नाउ सी, अब देखो आपके सामने ये रहा वो पेपर। यहाँ पे आपके काम का चीज नहीं है, ये जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला होता है ना, वो क्या करता है, मार्क्स देता है कि पहले सवाल के इतने नंबर, सेकंड वाले के इतने नंबर, थर्ड वाले के इतने नंबर, वगैरह वगैरह। और अगर कुछ रिमार्क एग्जामिनर को लिखनी है तो वो मेंशन करता है, यानी कि स्टूडेंट से जुड़ा हुआ कंसर्न है जो नहीं है। ठीक। और आप ध्यान से देख पा रहे हो यहाँ पर ना दो तरीके से साइनिंग, एग्जामिनर का और उसके बाद हेड एग्जामिनर का। नाउ, अब सपोज करो ये सवाल आपके सामने है। बिल्कुल रियल टाइम एग्जाम का जो फील होता है उसको ऑब्जर्व करने का प्रयास कीजिएगा। सी, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चंस एज आर मेंशन अगेंस्ट द क्वेश्चन। मतलब आपको सारे सवालों को अटेम्प्ट है जो करना है। यहाँ पे कोई ऑप्शनल नहीं है, कोई चॉइस है जो नहीं है। ठीक है। पहला सवाल कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स का सवाल है। यहाँ पर ये बॉक्स किसके लिए होता है, एग्जामिनर के लिए होता है। वो आपका आंसर देखेगा और इसमें एग्जाम नंबर है जो प्रोवाइड करेगा। अब मोस्ट ऑफ स्टेट्स के अंदर इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम होते हैं। कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जहां पे जो आपका सेगमेंट है वो प्योरली इंग्लिश के अंदर है जो होता है। ठीक है ना। या फिर मान लीजिए कोई लोकल लैंग्वेज है तो लोकल में होगा। अब देखो जी, व्हाट इज द प्रोसीजर टू बी अडेप्टेड व्हेन डिफेंडेड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सर्विस ऑफ समन और कैन नॉट बी फाउंड। तो अगर डिफेंडेंट जो है वो समन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या मान लीजिए नहीं मिल रहा है तो आप क्या प्रोसीजर जो है फॉलो करोगे। एक्सप्लेन विद द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ सीपीसी। अब इस सवाल में क्या बताया गया, देखो हमारा दिमाग क्लिक करना चाहिए। सबसे पहले हमारे माइंड में ये चीज आनी चाहिए कि यार ये टॉपिक जो है वो कौन से बेरेट के पार्ट से जुड़ा हुआ है। तो ये है हमारा सिविल प्रोसीजर कोड का ऑर्डर नंबर 5, जहां पे समन को क्या किया जाता है, सर्व है जो किया जाता है। ठीक है। नाउ, अब देखो क्या होता है, ऑर्डर नंबर 5 के अंदर समन की सर्विस की बात है जो आपको मेंशन कर रखी है। अब समन सर्व करने के बाद में अगर आप पढ़ेंगे, जैसे रूल नंबर 15, रूल नंबर 17, रूल नंबर 20, तो ये जो नियम है, खासकर अगर इन दो नियमों की बात करूं मैं, रूल नंबर 15 के संबंध में या फिर रूल नंबर 20 के संबंध में, तो यहां पर आपको दो तरीके की समन का फर्दर जिक्र है जो कर रखा है। एक्सटेंडेड सर्विस ऑफ समन और सब्सटीट्यूटेड सर्विस ऑफ समन। एक्सटेंडेड सर्विस ऑफ समन और दूसरा कौन सा है, सब्सटीट्यूटेड सर्विस। तो एक्चुअल में ये जो प्रोविजन आपसे पूछा गया है वो वहां से कनेक्टेड जो हो रहा है। अच्छा, अब ये जो सेगमेंट है वो किस तरीके का है,
कोर्ट ने आपके खिलाफ कोई भी प्रोसेस इश्यू की और आप उसकी कॉम्प्लायंस नहीं कर रहे हो, तो ये क्या है? ये एक तरीके से कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस वाला क्वेश्चन है। एक कैटेगरी पढ़ी थी ना हम लोगों ने, कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस, तो उससे जुड़ा हुआ एक कंसर्न है हमारा कि भाई अगर आप मान लीजिए कोर्ट के आदेश का, कोर्ट की किसी चीज का पालना नहीं करते हो, तो वहां पे क्या आउटकम आएगा। तो मतलब जो हमने कैटेगरी पढ़ी थी, क्या, कि अगर कोई भी लीगल सेगमेंट है और उसको अगर फॉलो नहीं किया जाता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा। तो यहाँ पर बस सिंपल सी बात है कि अगर डिफेंडेंट जो इस तरीके से समन सर्व नहीं करवा रहा है तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे फिर हम जो है एक्सटेंडेड सर्विस ऑफ समन, यानी कि घर के किसी एडल्ट मेंबर को सर्व है जो करवाएंगे, और या फिर जरूरत पड़ती है तो कॉन्सिपिक्यूस, इसमें एक रूल 17 का भी प्रोविजन है जो रहता है। रूल 17 का प्रोविजन रहता है जहां पे जो है ना कोर्ट हाउस वगैरह जो है वहां पे समन की कॉपी कॉन्सिपिक्यूस पार्ट पे चिपका दी जाती है। और सब्स्टिट्यूट के अंदर क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट के अंदर घर पर भी चिपकाएंगे, कोर्ट में भी चिपकाएंगे, न्यूज़पेपर के अंदर भी है जो पब्लिश करवाएंगे। ये चीजें जो होती है, तो बेसिकली ये हमसे क्या पूछ रहा है, ये हमसे आगे की प्रोसीजर पूछ रहा है कि भाई ये पहला स्टेप तो फेल हो गया, पहले स्टेप को मानने से सामने वाले ने मना कर दिया, अब जो है क्या प्रोसीजर आपको डील करनी है। अब देखो अभी आप लोग मेंस की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको किस तरीके से चीजों को तैयार करना चाहिए, आज मैं आपको ऐसा मेथड बताने वाला हूं। इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि आज की जो हमारी क्लास है ना, ये क्लास आपको बेसिकली बताने वाली है कि व्हाट मेथड शुड बी यूज्ड, कौन से मेथड जो है हमें क्या करने चाहिए, इस्तेमाल है जो करनी चाहिए, यूज है जो करनी चाहिए पढ़ाई करते समय। अब जैसे ये सवाल आ गया, अब इस सवाल को एक बार मैं यहां से हटा रहा हूं और आपके बीच में मैं यहाँ पे आपको लेके जा रहा हूं इस पार्ट पे। अब ये मेरा सीपीसी का है सवाल, याद रखना सवाल क्या था कि जब डिफेंडेंट मना कर दे समन को सर्व करवाने से तो क्या प्रोसीजर अडॉप्ट है जो करनी है। अब मैं आपको लेके आ गया यहाँ पे ऑर्डर नंबर 5 पे। देखो जी, तो ये मेरे पास में आपके सीपीसी का ऑर्डर नंबर 5, आई होप कि आपको ये विजिबल होगा, है ना, विजिबल, ठीक है। देखो अब यहाँ पे समन सर्व करने का पॉइंट तो रूल 1 में आ रखा है। अब आप देखो, आप है ना दो तरीकों को अप्लाई करो। एक तरीका ये कि यार सवाल भी सॉल्व हो जाए, नंबर 1, और दूसरा हमारा रिवीजन भी हो जाए। सवाल भी सॉल्व हो जाए और साथ ही साथ में क्या हो जाए, रिवीजन भी है जो हो जाए। तो वो एक मजेदार चीज है जो रहती है, वो क्या रहती है हमारे लिए, बहुत ही काम की चीज है जो रहती है। अब समझो कि यहां पर आपके बीच में ये जैसे रूल 1 आ रहा है, तो रूल 1 में तो खाली समन इश्यू करने की बात की गई है। यहाँ पे तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर समन की नॉन कॉम्प्लायंस होगी तो क्या होगा, तो ये पॉइंट तो आता नहीं यहाँ पे। रूल नंबर 2 ये भी फॉर्मेलिटी की बात कर रहा है कि भाई समन के साथ में जो है मतलब एक प्लांट की कॉपी पर चिपका देंगे। फिर रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, डिफेंडेंट को पर्सनली है जो आना है, यहाँ पर भी नॉन कॉम्प्लायंस की बात नहीं हो रही है। फिर बता रखा है कि कौन से केसेस में पर्सनली आने के लिए नहीं कहा जाएगा, रूल नंबर 4, यहाँ पर भी कोई नई बात है जो नहीं है। रूल नंबर 5 में समन दो तरीके की होती है, ये भी पॉइंट हमारे नॉन कॉम्प्लायंस से नहीं जुड़ा हुआ कि भाई दो तरीके समन, एक समन फॉर टू सेटल द इश्यू और समन फॉर फाइनल डिस्पोजल, बेसिक सी बात आ रही है। फिर फिक्सिंग द डे फॉर अपीयरेंस, डिफेंडेंट को किस तारीख को आना है, एक तारीख है जो फाइनल की जाएगी। फिर समन टू ऑर्डर द डिफेंडेंट टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट, जिन डॉक्यूमेंट पे डिफेंडेंट रिलाई करता है वो डॉक्यूमेंट साथ में लेके आएगा, इसमें मेंशन करेंगे। और इश्यू ऑफ समन फॉर फाइनल डिफेंडेंट टू डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस द विटनेस, मतलब ये रूल 8 तक कहीं पर भी नॉन कॉम्प्लायंस का कोई सीन नहीं आ रहा है। आप जब बेरेक को पढ़ते समय, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप जब बेरेक को पढ़ते हैं और उस समय आप देखते हैं कि यार कौन सा प्रोविजन जो है किस तरीके से माइंड में रिकॉल हो रहा है, ये बहुत ही बढ़िया टेक्निक होती है रिवीजन करने की। इसी बहाने हमारे मस्तिष्क में कई सारे पॉइंट है जो क्या होते हैं, वो क्लैरिफाई होते हैं। नाउ रूल नंबर 9 क्या था, समन कैसे डिलीवर करनी है, ये भी हमारा सवाल, ये भी हमारा कंसर्न नहीं है ना, डिलीवरी ऑफ समन हाउ टू बी डन वगैरह वगैरह, ये भी पॉइंट नहीं है। फिर आप आगे आते हो समन गिवन टू प्लांटिव फॉर सर्विस, इसको बोला जाता है दस्ती समन, तो दस्ती समन भी हमारा कंसर्न है नहीं भाई। कई बार क्या होता है, और जो वकील साहब होते हैं पार्टी हो तो उसी को दे देते हैं भाई तुम जो दूसरी वाली पार्टी को समन दे देना, दस्ती समन। मोड ऑफ सर्विस, समन जो है वो कैसे सर्व की जाएगी, तो समन जो है डिलीवर की जाएगी, टेंडर की जाएगी, ये भी कंसर्न नहीं है। अगर एक से ज्यादा डिफेंडेंट है तो समन हर एक डिफेंडेंट को होनी चाहिए, ये भी पॉइंट हमारे इस सवाल से जुड़ा हुआ नहीं है। सर्विस टू बी ऑन डिफेंडेंट पर्सन व्हेन प्रैक्टिसेबल,
जहां तक संभव हो समन जो है वो डिफेंडेंट को सर्व होनी चाहिए। अब जो सवाल हमसे पूछा गया 3 नंबर का, उसमें क्या है कि उसमें डिफेंडेंट को सर्व करने का प्रयास किया जा चुका है। तो ये जितने भी रूल नंबर 11 हैं, 12 हैं वगैरह, ये एक तरीके से डन हो चुके हैं। ठीक है, सर्विस ऑन एजेंट भी हो गया वगैरह वगैरह। अब ये क्या 12, 13, 14 तो एजेंट की बात करते हैं कि भाई आप एजेंट को सर्व करा लो वगैरह। अब यहाँ पे चूंकि ये थोड़ा ना लिखा हुआ है कि वो पर्सन अगर मान लीजिए नहीं मिलता है, जानबूझ के एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो उसके एजेंट को पकड़ के पकड़ा दो, ऐसा तो लिखा हुआ है नहीं। तो हमें एजेंट वाली बात भी जिक्र नहीं करनी है। हमारा आंसर स्टार्ट होता है यहां से। आप देखो ध्यान से लैंग्वेज को पढ़ना, क्या लिखा हुआ है, वेयर इन एनी सूट द डिफेंडेंट इज एब्सेंट। अगर डिफेंडेंट क्या है, एब्सेंट है, तो हमारे वही तो लिखा हुआ था कि भाई डिफेंडेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मिल नहीं रहा है डिफेंडेंट वहां पे, तो हम क्या करेंगे, तो उसके घर के ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या किया जाएगा, फ्रॉम हिज रेजिडेंस एट द टाइम व्हेन द सर्विस ऑफ समवन इज शॉर्ट एंड देयर इज नो लाइकली ऑफ इज बीइंग फाउंड, और कोई संभावना नहीं कि रीजनेबल टाइम के अंदर मिल जाए, तो क्या किया जाएगा, सर्विस में बी मेड ऑन एनी एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली वेदर मेल और फीमेल हु इज रिजाइडिंग विद हिम। लेकिन सर्वेंट को हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। अब देखो ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया कि भाई अगर वो बंदा एब्सेंट है और रीजनेबल टाइम में उसके वापस आने की कोई संभावना नहीं है, तो घर के किसी भी एडल्ट मेंबर को हम क्या कर देंगे, समन सर्व कर देंगे, मेल हो या फीमेल हो जो उसके साथ में रहता है। सर्वेंट को हम एडल्ट मेंबर नहीं मानेंगे, फैमिली मेंबर नहीं मानेंगे। ये एक पॉइंट। तो आपके आंसर में ये वाला पॉइंट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो 3 नंबर का आपका सवाल है, उसमें से अगर आपने पहले ये वाला पॉइंट लिख लिया तो आपका काम डन। ठीक है नंबर 1। फिर दूसरा देखो, ये फॉर्मेलिटी लिखने की जरूरत नहीं है, ये ना ये फॉर्मेलिटीज होती है कि भाई साइन होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये हमें मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप आ जाओ रूल नंबर 17 पे। यहां पे क्या लिखा हुआ है, अगर डिफेंडेंट या उसका एजेंट रिफ्यूज कर दे कि भाई हम तो साइन वाइन नहीं करेंगे, या सर्विंग ऑफिसर रीजनेबल डिलीजेंस करने के बावजूद भी डिफेंडेंट को फाइंड आउट नहीं कर पा रहा क्योंकि वो एब्सेंट है वगैरह, है ना, तो फिर वहां पे क्या किया जाता है, जो सर्विंग ऑफिसर है वो एक तरीके से कॉपी चिपका देगा, अफिक्स अ कॉपी ऑफ द समन ऑन द आउटर डोर। तो घर का जो बाहर का गेट है ना, बाहर की वॉल पे या किसी कॉन्स्पिकुअस पार्ट में क्या कर देगा, कॉपी को है जो चिपका देगा। ठीक, जहां पे या तो रहता है या फिर वो बिजनेस वगैरह है जो करता है, और फिर जो ओरिजिनल है वापस कोर्ट को रिटर्न कर देगा। तो ये रूल नंबर 17 भी क्या है, जब डिफेंडेंट रिफ्यूज करे। तो रूल नंबर 17 क्या ये आपके आंसर का पार्ट होना चाहिए, यस। फिर तीसरा पॉइंट क्या हो जाता है, फिर तीसरा आता है हमारे बीच में रूल नंबर 20 वाला पॉइंट। अब इसमें क्या दे रखा है आपको, तो जब आप इसको पढ़ेंगे रूल नंबर 20, ये भी फॉर्मेलिटी है, ये फॉर्मेलिटी है, इसका आंसर लिखने की जरूरत नहीं, ये भी फॉर्मेलिटी, ये भी आंसर में नहीं आएगा। ये रूल नंबर 20, अगर कोर्ट को लगता है कि डिफेंडेंट जानबूझ के समन को सर्व नहीं होने दे रहा है, अवॉइड है जो कर रहा है, तो फिर कोर्ट क्या करेगा, ऑर्डर पास करेगा और बोलेगा कॉपी चिपका दो, कहां पे, कोर्ट हाउस के अंदर, साथ ही साथ उसके घर पे जहां वो रह रहा है वगैरह वगैरह। इतना ही नहीं, न्यूज़पेपर के अंदर भी सर्कुलेट है जो करवा दो, और फिर माना जाएगा कि समन सर्व हो गई। तो अब जब हम आंसर लिखें तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इन तीनों पॉइंट को एड ऑन करना चाहिए। अब देखो, अब आप वापस स्क्रीन पर आ जाओ, अब आप चीज को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा ना। ये रहा मेरा वो सवाल जो हम लोग डील कर रहे थे। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, यहां पर इसने हमसे पूछा कि डिफेंडेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द सर्विस या कैन नॉट बी फाउंड, तो हम क्या करेंगे, नाउ नंबर 1 स्टेप बाय स्टेप इसका आंसर कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। सी अब हमारे पास स्पेस कितना है, जरा ये भी देख लो। 3 नंबर का सवाल है, स्पेस है 1 2 3, कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, साथ ही साथ में 11 12 13 14 15, बस 15 लाइनें हो गई। यानी कि अगर आप सपोज करो एक लाइन में 7 वर्ड्स लिख सकते हैं, तो मैक्सिमम आपका आंसर जो है कितने में हो जाएगा, 50 वर्ड्स के अंदर उसको समअप किया जा सकता है। बट जरूरी नहीं है कि हम 50 वर्ड्स में उसको लेके ही जाएं। देखो क्या होता है, मेंस के एग्जाम के अंदर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत काम करता है। अब यही सवाल आया, इस सवाल को मैं कैसे लिखूंगा सी, अब मेरे को टू द पॉइंट लिखना है, मेरे को तीनों नियम के बारे में कुछ न कुछ मेंशन करना है, क्योंकि एक चीज मेरे को पता है, अगर तीनों नियम लिखूंगा
तो नंबर ज्यादा आने की संभावना रहेगी। तो यहां पर मेरा आंसर का पैटर्न किस तरीके से रहेगा, लेट्स सी। तो यहां पर आंसर रहेगा इफ डिफेंडेंट, इफ अगर जो डिफेंडेंट है रिफ्यूज टू एक्सेप्ट समन और cannot be found, then following rules of order नंबर 5 CPC, यहाँ पे मैं से लिखूंगा CPC 1908, क्योंकि इसमें CPC इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्डर नंबर आना था वो इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। ऑर्डर नंबर रूल ऑर्डर नंबर 5 CPC फॉलोइंग रूल्स क्या करते हैं, मेंशन या प्रोवाइड फर्दर प्रोसीजर, फर्दर प्रोसीजर, ये करके छोड़ दिया। अब आंसर नंबर 1, रूल नंबर 15, हेडिंग डालूंगा क्या, एक्सटेंडेड सर्विस, एक्सटेंडेड सर्विस ऑफ समन, फिर जरूरत पड़ने पे इसको अंडरलाइन कर दूंगा। नाउ इन सच केस, अब मैं पूरी रामायण वापस नहीं लिखूंगा, ये मैंने ऊपर क्यों लिखा पता है, ताकि नीचे मेरे को रामायण बार बार रिपीट नहीं करनी पड़े। इन सच केस समन may be served to any adult member of family, adult member of family। अगर आप एक चीज नोट कर रहे हो तो यहां पे मैंने जानबूझ के इस वर्ड को कैपिटल में लिखा है, ठीक है। क्यों लिखा कैपिटल में, क्योंकि मैं चाहता हूं कॉपी चेक करने वाले की नजर यहां पे पड़े। एडल्ट मेंबर ऑफ फैमिली, ब्रैकेट में लिखूंगा नॉट सर्वेंट, नॉट बीइंग सर्वेंट, क्या नहीं होना चाहिए, सर्वेंट नहीं होना चाहिए। अब वो एक लाइन क्या कर दी मैंने, शॉर्ट में क्लोज कर दी, ठीक है। एडल्ट मेंबर ऑफ फैमिली, वेदर मेल और फीमेल, वेदर मेल और फीमेल, दैट्स ऑल। ये पहला पॉइंट क्लोज फटाफट। दूसरा यहां पे आपके सामने, अब देखो आपके पास स्पेस है तो एक लाइन छोड़ो, नई स्पेस है तो तुरंत यहां पे दूसरा नियम स्टार्ट कर दो, रूल नंबर 70। यहां पे क्या लिखेंगे, अफिक्स, अफिक्स कॉपी आउटर डोर ऑफ हाउस, आउटर डोर ऑफ हाउस। तो यहां पे क्या हो सकता है, यहां पर जो है हम एक तरीके से क्या कर सकते हैं, कॉपी जो है चिपका देंगे, क्या, if procedure under rule 15 is not working out, is not work out, then क्या कर सकते हैं, कॉपी जो है, a copy of summon will be affixed, will be affixed at outer door of house and original will be रिटर्न टू कोर्ट। ये पॉइंट आपके हो गया। फिर फटा, अब देखो अब क्या हुआ पता है, अब यहां पे ये जो रूल नंबर 17 है इसने मेरा ज्यादा टाइम ले लिया, तो यहां पर मैं जो रूल नंबर 20 उसका जिक्र ही नहीं कर पाऊंगा। अभी देखो हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो है मतलब स्पेस यूटिलाइज हो जाएगा, कम दे रखा है ज्यादा दे रखा है, तो ये पॉइंट हमारे लिए क्या होता है, बड़े यूजफुल है जो होता है, और इन्हीं पॉइंट को हमें यहाँ पे समझना होता है। तो यहां पे क्या हो गया, यहां पर आपके रूल नंबर 15, रूल नंबर 17। अब देखो क्या हुआ कि रूल नंबर 17 ने मेरा ज्यादा टाइम ले लिया यहां पे, है ना। तो मुझे क्या करना चाहिए, रूल नंबर 17 को सम अप करना चाहिए। देखो
यहां पे थोड़ा आपको प्लानिंग करना पड़ता है कि किस पॉइंट को आप स्पेसिफिकली मेंशन कराना चाहते हो, या किसको जो है बहुत कम मेंशन कराना चाहते हो, या किसको नहीं मेंशन कराना चाहते हो। अब मेरे पास क्या ऑप्शन था, मैं ये लिख सकता था, क्या लिख सकता था, मतलब इतनी रामायण मेरे को लिखने की जरूरत ही नहीं। ये जो मैंने पॉइंट लिखा ना कि अगर इस तरीके से रूल 15 के अंदर वर्कआउट नहीं हो, तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मैं सीधा लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, रूल नंबर 17 क्या लिखेंगे, कॉपी ऑफ समन अफिक्स एट आउटर डोर ऑफ हाउस एंड ओरिजिनल विल बी रिटर्न टू कोर्ट, बस खत्म। तो अब नहीं तो पता है क्या होगा, नहीं तो आप रूल 20 का कोई भी चीज जिक्र नहीं कर पाओगे। तो यहां पर क्या हो जाता है, ये हमारे से गड़बड़ हो जाता है। ओके, अब देखो ऊपर वाले पॉइंट को मैंने थोड़ा सा हेडिंग दिया क्योंकि इसकी हेडिंग बनती है, रूल नंबर 17 की नहीं बनती है। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर ये चीज आपको सिंपली 2 लाइन में समअप करनी है। कैसे, अभी आपको बताता हूं मैं। इसको लिखने का ना लॉजिक सिर्फ इतना ही था ताकि आप इस बात को समझ सकें कि कहां हम जाने अनजाने में गलती है जो कर जाते हैं। तो अब है ना, आप इसी पॉइंट को कंटिन्यू रखें, अफिक्स द कॉपी एट outer door of house and return the original, return the original to कोड, खत्म। अब आप आ जाओ नेक्स्ट रूल पे, रूल नंबर 20। इसकी बकायदा फटाफट हेडिंग लिख लो, क्या हो जाएगा यहां पे, सब्सटीट्यूटेड सर्विस ऑफ समन। अब इस केस में क्या मेंशन कर देंगे, एज अ रेमेडी ऑफ लास्ट रिसोर्ट, आप यहां पर एड ऑन कर सकते हैं क्योंकि लास्ट रेमेडी है। एज अ रेमेडी ऑफ लास्ट रिसोर्ट, कोर्ट विल issue order to affix copy of summon at conspicuous part of courthouse and house of defendant, further to publish such copy in local newspaper। अब पता है क्या हुआ, अब आप देखो इस चीज को है ना समझने की कोशिश करना। अब ये सवाल और इतना आंसर हमारे सामने है। अब देखो, क्या इसको भी आप शॉर्ट कर सकते थे क्या। अब मेरे केस में क्या है, सपोज करो मैं लिख रहा हूं, तो मैं कितना लिख पा रहा हूं कि 1 2 3 4 5 6 7, तो मेरा जो ऑन एन एवरेज राइटिंग स्पीड है वो कितना है कि भाई 6 to 7 वर्ड्स जो हैं वो पर लाइन है जो आ रहा है। क्योंकि है ना, हम लोग कहते हैं कि भाई इतने वर्ड्स हैं तो इतनी प्रैक्टिस करके जाओ, नहीं, एक्चुअल में सब कुछ डिपेंड करता है सवाल कैसा है। सारा केस किस पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन है जो हमसे क्या पूछा गया। आप यहां पे क्या कर सकते हो, इनको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, 1 2 और 3 करके। ठीक, अब अगर हमने ऑर्डर 5 का जिक्र किया, इन 3 नियमों के बारे में बात की, तो कहीं ना कहीं क्या हो सकता है कि भाई 3 नंबर में से कम भैया 2 नंबर तो देगा ही देगा। ठीक है, 2 नंबर तो कहीं नहीं जाने वाले, और अगर अच्छा मूड हुआ तो 2.5 नंबर। देखो पूरे में से पूरे तो कभी देता ही नहीं है, उसको ये स्ट्रक इंस्ट्रक्शन है कि पूरा में से पूरा तो देना ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए कभी भी किसी कैंडिडेट के 100 में से 60 70 ये मैक्सिमम है, इसके बियॉन्ड नहीं आ पाते, है ना। तो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अब देखो आपके सामने मैंने एक छोटा सा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया, लेकिन इस एक प्रैक्टिस के अंदर कितनी सारी चीजें हमें दिमाग में सेट करनी पड़ रही है। सवाल पढ़ा, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, कौन से प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहा है। अच्छा, कई बार क्या होता है हमको एग्जैक्टली रूल याद नहीं आते, जैसे उस समय रूल 15 या रूल 20 याद आए, जरूरी थोड़े ना है ना। तो ऐसे केस में हम सीधा मेंशन कर देते हैं, हम इसको लिखते ही नहीं है। ये जो रूल 15 लिखा हुआ ना, मैं इसको मतलब लिखूंगा ही नहीं, मैं सीधा पॉइंट लिखूंगा, एक्सटेंडेड सर्विस ऑफ समन
सब्स्टिट्यूट सर्विस ऑफ समन, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, ठीक। जबरदस्ती कोई गलत रूल तो लिख नहीं सकता, गलत रूल लिखने का हमेशा नंबर कटेगा भैया, गलत रूल लिखने का हमेशा क्या करता है, नंबर एचो करता है, तो वो तो कभी भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, सपोज करो आप इसको और सुपर फास्ट में करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, अगर मान लीजिए इसी को और सुपर फास्ट में करना है ना, तो मैं ये भी मिस कर दूंगा, कौन सा वाला, ये वाला जो पॉइंट था ना, दिस वन, मैं ये लिखूंगा ही नहीं, मैं सीधा रूल 15 और रूल 20, क्योंकि देखो ज्यादा परफेक्ट करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि हम जनरल बात भी मेंशन ना कर पाए, ज्यादा परफेक्ट करने के चक्कर में जनरल बात भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो आज आपके सामने मैंने एक सीधे साधे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाया कि किसी भी सवाल को हम किस तरीके से डील कर सकते हैं। तो इसीलिए ना वो जो पहले वो मतलब प्रॉपर तरीके से एक फॉर्मेट याद करके जाते हैं, एग्जाम टाइम में सिचुएशन बिल्कुल दूसरी होती है, आप तुरंत आइडेंटिफाई करो। मैंने आपको अभी सारी कैटेगरीज क्यों समझाई, ताकि आप जब बेरेक को पढ़ो तो ऑब्जर्व कर सको कि अच्छा यहां से मेंस का सवाल बन सकता है। और अभी पता है आप लोगों को क्या करना चाहिए, अभी आप लोग जो हैं, सबसे बढ़िया टेक्निक बता रहा हूं मैं आप लोगों को, सबसे शानदार, आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हुए रिवीजन करो। अभी जैसे ये सवाल आया, ये एक सवाल आपको बहाना दे रहा है, ये एक सवाल आपको क्या कर रहा है, एक्सक्यूज है जो दे रहा है, किस बात का एक्सक्यूज, कि भाई आप सीपीसी के ऑर्डर नंबर 5 को, ऑर्डर नंबर 5 को क्या कर लो, रिवाइज कर लो, रिकॉल कर लो। अब ऑर्डर नंबर 5 जब आप पढ़ने जाओ ना, तो इससे लिंक दूसरी चीजें भी पढ़ लो। जैसे उदाहरण के लिए आपको पता है ऑर्डर नंबर 5 से कनेक्टेड रहता है ऑर्डर नंबर 9, ऑर्डर नंबर 9 से कनेक्टेड रहता है, मतलब ऑर्डर नंबर 5 से कनेक्टेड ऑर्डर नंबर 16। तो अब ये पॉइंट भी क्या है, ये तीनों ऑर्डर साथ में डील करने पड़ते हैं। तो आप सिर्फ एक सवाल के जरिए क्या कर सकते हो, मल्टीपल चीजों को कवर जो कर सकते हो, दैट्स कॉल्ड लिंकिंग। मुझे बताओ, जब अपन डिफेंडेंट को समन सर्व कर रहे हैं, तो डिफेंडेंट को समन सर्व कर रहे हैं, तो क्या विटनेस को समन सर्व करने का पॉइंट साथ में डील नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है। तो ये ऑर्डर नंबर 5 है, तो यहीं पर आपका ऑर्डर नंबर क्या है, 16। अच्छा, जब आप उनको पढ़ते हो ना, तो ये देखो इनमें और कौन कौन से मेंस के सवाल तैयार हो सकता है। फिर समन भेज दी, तो एक तो होता है समन ड्यूली सर्व हो पाई, फिर विटने डिफेंडेंट नहीं आया, एक्स पार्टे, समन ड्यूली सर्व ही नहीं हो पाई, समन टाइमली सर्व नहीं हो पाई, तो ये भी तो पॉइंट आते हैं, तो वो सब कहाँ दे रखे, ऑर्डर नंबर 9। तो इन सारे पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, डील एजू कर सकते हैं। और एक और मजेदार बात बताऊं, इसमें आपके ऑर्डर नंबर 15 भी कनेक्ट होता है, समन फॉर फाइनल डिस्पोजल। ऑर्डर 5 रूल 5 में लिखा हुआ है समन फाइनल डिस्पोजल की हो सकती है, तो फाइनल डिस्पोजल की समन भेजोगे तो होगा क्या, तो होगा रूल नंबर 15, ऑर्डर नंबर 15 आएगा। तो आप है ना एक साथ मल्टीपल चीजों को कवर कर सकते हो। अच्छा, अब आप में से किसी कैंडिडेट के दिमाग में एक और चीज आ रही हो कि सर केस लॉ का क्या करें, तो बहुत ही सीधा सा नियम बता रहा हूं, नहीं पूछा है तो पंचायती मत करो, बहुत ही क्लियर कट बात है। मुझे बताओ, ये सवाल आपके सामने है, इस सवाल में कहीं पर भी इसने केस लॉ का जिक्र किया है क्या, इसने सिंपली बोला है कि भाई आप सिविल प्रोसीजर कोड के रिलेवेंट प्रोविजन के तहत आंसर दीजिए, तो फिर हम दिमाग ही क्यों लगाए। देखो यार, केस लॉ क्या है, जुआ है, एग्जैक्टली याद रहे ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए मेरा तो सजेशन है, जहां पे पूछ ही नहीं रहा है वहां पे अपने क्या बोलते हैं उसको, दिमाग लगाना ही नहीं। अच्छा, केस लॉ कहाँ कहाँ पूछे जा सकते हैं बताऊं मैं आपको, ध्यान से सुनना। केस लॉ का जिक्र जो है, केस लॉ का जिक्र इन जगहों पे हो सकता है। नंबर 1, या तो आपसे एक्सप्रेसली पूछ लिया जाए, या तो आपसे सवाल खुद एक्सप्रेसली पूछ ले कि भाई इसका जो है केस लॉ के साथ लिंक करके जवाब देना है, तो आंसर दो। दूसरा, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन जो है वो बना ही केस लॉ से है, अगर कोई क्वेश्चन जो है उसका कॉन्सेप्ट आया ही किससे है, किसी केस लॉ के साथ में है, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, उसका आंसर उसके अकॉर्डिंग देना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपसे पूछ लिया गया कि एक्सप्लेन
ट्रांजिट डिमांड, ट्रांजिट रिमांड। अब आपसे इन्होंने ये पॉइंट पूछ लिया कि भाई ट्रांजिट रिमांड क्या होती है, एक्सप्लेन करो। अब आपको पता है ट्रांजिट रिमांड जैसा कोई भी वर्ड हमारे कानून में इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, तो ये वर्ड आया कहां से? तो ट्रांजिट रिमांड का जो वर्ड है वो सीआरपीसी के सेक्शन 167, जो कि अभी कहां पर है, जो कि अभी है बीएनएसएस के 187, 187। वहां पे क्या है, प्रिया इंदौरा वर्सेस कर्नाटका। क्या मामला है? प्रिया, ये एक सुप्रीम कोर्ट का केस था, प्रिया इंदौरा वर्सेस कर्नाटका। तो इस केस में आप कह सकते हैं कि ट्रांजिट रिमांड को डिटेल में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया गया। तो अब जब ये वाला सवाल आया है, मतलब इस कॉन्सेप्ट का जन्म ही उस केस के माध्यम से हो रखा है, तो केस का जिक्र करना पड़ेगा। सपोज करो आपसे क्योरिटी पिटिशन पूछा, तो क्योरिटी पिटिशन का तो जन्म ही रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस हुर्रा वाले केस में हो रखा है, तो क्या हम उसका जिक्र नहीं करेंगे? बिल्कुल करना पड़ेगा। तो जब कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और उस कॉन्सेप्ट का जन्म ही किसी केस लॉ से हो रखा है, तो वहां पे तीसरा एक और पॉइंट, कई बार ये क्या करते हैं, कोई चीज जो है ना वो आपको किसी कानून के इंटरप्रिटेशन से पूछता है। जैसे सपोज करो आपसे इन्होंने कोई पॉइंट पूछा जिसको एक्सप्लेन करने का काम किसी न किसी केस में किया गया है। जैसे उदाहरण के लिए सवाल आपके सामने आया कि भाई व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड। अब ऐसा नहीं है कि मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड कोई नया कॉन्सेप्ट है ना, लेकिन इसके डिटेल डिस्कशन के संबंध में जो केस फेमस है वो कौन सा है? रैज वर्सेस गोविंदा, रैज वर्सेस गोविंदा। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ता है, आंसर लिखते समय केस का जिक्र करना पड़ता है। दिस इज द पॉइंट। ओके, ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। बाकी यार मेरा सजेशन है ज्यादा केस में दिमाग मत लगाओ। नंबर 1 पहली पोजीशन, या तो आपसे चला के उसने पूछा हो, एक्सप्रेसली बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चंस, सवाल में खुद में लिखा है कि भाई इसका आंसर आप रिलेवेंट केस लॉ के साथ में दो, या फिर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जिसका जन्म ही किसी न किसी लीगल कॉन्सेप्ट से हो रखा हो। ट्रांजिट रिमांड हो गया, एक और क्या बताया था मैंने आपको, क्योरेटिव पिटिशन वाला कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये चीजें वहां से ही आती है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जवाब उसको डीले जो करना पड़ेगा। और तीसरा कौन सा हो गया, जैसे ऐसा कोई पॉइंट आ गया, मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में क्या अंतर है, तो राइट वर्सेस गोविंदा। तो दीज आर द 3 सिचुएशन इन विच केस लॉ कैन बी यूज्ड। बाकी सारी सिचुएशन को गोलियां मत चला दो, कोई मतलब नहीं है उसको डील करने का, क्योंकि हम कर ही नहीं पाएंगे, बहुत लंबा चौड़ा काम है जो हो जाता है। करेक्ट। जैसे राइट टू प्राइवेसी पूछा गया, अब राइट टू प्राइवेसी पूछा है तो क्या नाम उसका, पुट्टा स्वामी वाले जजमेंट का जिक्र करना पड़ेगा, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो आया ही पुट्टा स्वामी के केस से। तो उस केस का जिक्र नहीं करेंगे, वो सवाल तो अधूरा रह जाएगा। दैट्स व्हाई। तो ये कहां से है, ये सेकंड कैटेगरी होगी। तो यहां पे हमें क्या करना चाहिए, इस तरीके से इन केसेस का जिक्र है जो करना चाहिए। दैट्स ऑल। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस टॉपिक को आप ऑब्जर्व है जो कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे। ठीक है जी, बढ़िया प्रैक्टिस करो और एक सवाल की पूरी बाल की खाल निकालो। मतलब वो सवाल जहां से आया है, हनुमान जी कैसे जाते थे कि संजीवनी लेने जाना है, जाके पूरा का पूरा पहाड़ उठा देते थे, वैसा का वैसा फंडामेंटल चीजें अब आप चलाओ। दिस इज द राइट टाइम जब आप अपना मेडिटेशन का टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हो, जब आप क्या कर सकते हो, किसी भी चीज को अपने वे में डील है जो कर सकते हो, मेडिटेशन करना साथ साथ में, मतलब अभी इस समय का यूटिलाइजेशन बेस्ट से बेस्ट में लग जाओ, क्योंकि बीता हुआ समय वापस नहीं आता। ठीक है, फिर नहीं तो फिर बस वो दोहे सुनते रह जाएंगे, अब पछताए का होत जब चिड़िया चुग गई खेत, लग जाइए। थैंक यू सो मच, फिर मुलाकात होगी आप लोगों से, तब तक के लिए टेक केयर।